माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे बार बार पूछते हैं और ये कंपटीशन में बहुत हेल्प करते हैं। जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट हो, ये क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ के साथ अटैच कर दिए आपके साथ, ठीक है। सो मैं पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से समझे। पहला क्वेश्चन है फाइंड रेशो ऑफ, ध्यान से सुने, फाइंड रेशो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड रेशो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड बेरिलियम 2 पॉजिटिव। फाइंड रेशो ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड बेरिलियम 2 पॉजिटिव। बेटा आपको मालूम है एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा बेरिलियम। आपको मालूम है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z स्क्वायर। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z स्क्वायर। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर Z क्योंकि 4 है, 4 का स्क्वायर, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू 16, यानी जितनी हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेरिलियम की उससे 16 टाइम ज्यादा होगी, यानी रेशो आ गई 1:16। सो रेशो इज 1:16। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई विल स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन is associated with uncertainty in momentum, with uncertainty in momentum equal to 1 into 10 raised power minus 18, ध्यान देना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा गौर करो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। और आपको मालूम है व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम? m delta v। m delta v is 1 into 10 to minus 18 in grams। so पूछा है find delta v, find uncertainty in velocity। so question ये था uncertainty in momentum इतनी है, uncertainty in velocity of electron कितनी होगी। so uncertainty in velocity क्या आ जाएगी? 1 into 10 to minus 18 over mass of electron। अब mass of electron ग्राम वाला पुट करना है क्योंकि इसके यूनिट ग्राम में थे। सो ये आ गया 1 into 10 raised power minus 18 over 9.11 into 10 to minus 28 ग्राम। कर लोगे सॉल्व? दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ये पीडीएफ में लगा हुआ है, वैसे मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है जी। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से। सो आई हैव टू डू मोर देन 20 क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल? कहता है एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? याद रखना बेटा, सबशेल होता है L। इन L सबशेल, याद करो, इन L सबशेल देयर आर 12 + 1 ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल पूछे तो इतने होंगे, एंड 4l + 2 इलेक्ट्रॉन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। L सबशेल में 12 + 1 ऑर्बिटल और 4l + 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो आंसर इज दिस। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा है, अगर ऑर्बिटल पूछते तो ये आंसर था। इन L सबशेल देयर आर 12 + 1 ऑर्बिटल एंड 4l + 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। उसने कुछ क्वांटम नंबर्स दिए हैं, दिया है n2 l0 m0 स्पिन +½ उसने दिया है 4 क्वांटम नंबर n2 l0 m0 s+½ कहते हैं किसकी बात चल रही है? ये किसकी बात चल रही है? ध्यान से देखो, n2 है यानी इट इज 2, l0 मींस s, ये 2s की बात चल रही है। उसने नीचे कुछ एटम लिखे हैं, ये किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है? उसने बोला इनमें से ये किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है? जिसमें वैलेंस शेल दूसरा होगा, 2s होगा। अब देखो पहली एग्जांपल दी है लिथियम। आपको मालूम लिथियम 3 1s2 2s1, बिल्कुल ये इसकी बात ही चल रही है। दूसरा है बेरिलियम 1s2 2s2, यस ये इसकी बात भी चल रही है, यानी लिथियम बेरिलियम दोनों आंसर हैं। अब तीसरा देखें, सी ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन है 1s1, इसकी बात नहीं चल रही क्योंकि 2s की बात चल रही है। अगला है बोरोन इज
1s2 2s2 2p1, ये इसकी बात भी नहीं चल रही है। सो इसलिए क्योंकि N2 है, L0 ये 2s है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s में है, तो लिथियम या बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s में है, इसलिए आंसर लिथियम और बेरिलियम दोनों है। आंसर लिथियम और बेरिलियम दोनों होंगे, राइट। आओ जी अगला क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे मेरे को बहुत पूछते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड। बेटा 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड यानी 6.02 इंटू 10⁻23 बॉन्ड्स। कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड यानी 6.02 इंटू 10⁻³ बॉन्ड तोड़ने के लिए कहता है बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, कितनी एनर्जी दे रखी है? रिक्वायर एनर्जी 242 किलो जाउल या 24200 जाउल। उसने बोला इतने बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? इतने बॉन्ड के लिए इतनी, एक बॉन्ड के लिए 242,000 डिवाइड बाय 6.02, इतने जाउल एनर्जी। क्वेश्चन यहां कंप्लीट नहीं होता। मैंने इतने बॉन्ड की मेरे को एनर्जी पता थी, मैंने एक बॉन्ड की एनर्जी निकाल ली। कहता एक बॉन्ड तोड़ने के लिए वेवलेंथ कितनी चाहिए? अब एनर्जी आपको मालूम है, वेवलेंथ निकालिए, लगा लो E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। समझ गए? E आपको पता है, H आपको पता है। H कितना होता है पुट कर सकते, E आपको मालूम है, H आपको मालूम है। H पुट कितना पुट करोगे? 6.627 इंटू 10⁻34 जाउल सेकंड। C आपको मालूम, C कितना? 3 इंटू 10⁻8। C कितना? 3 इंटू 10⁸8 हो जाएगा बेटा सॉल्व। सो इतने बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी निकाल ली। उसने एनर्जी नहीं पूछी, कहता वेवलेंथ कितनी है। अब एनर्जी पता है, लैम्डा निकालना है। फॉर्मूला E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। ये 5 क्वेश्चन हो गए, राइट। अब 6 क्वेश्चन। लेक्चर लंबा होगा, लेकिन जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट करना है, अभी ये लेक्चर पार्ट 1 है, अगले लेक्चर में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये लेक्चर लंबा होगा, पर जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट देना है तो ये क्वेश्चन आमतौर पे बच्चे मेरे से पूछते हैं, राइट। अब 6 क्वेश्चन कहता है एटॉमिक नंबर 28 है, एक एटॉमिक नंबर 29 है। अब 28 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपको मालूम है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, पर 4s भरने के बाद आगे चला जाता है, सो इट इज 3d8 4s2। ऐसे 29 एक्सेप्शन है, आपको याद होगा। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, लेकिन बन गया 4s1 3d10 और 3d10 4s1। ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है। उसने पूछा क्या है? उसने ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है हमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन दे दी। कहता है किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? 3d10 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? इसमें तो जो मर्जी कर लो 3d10 नहीं आएगी। 3d10 पूछा ना? हाँ, इसमें जो मर्जी कर लो 3d10 नहीं आएगी। इसकी तो नहीं हो सकती। इसकी 3d10 कब होगी? 4s नहीं दिया, जब इसका 4s वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए, यानी कॉपर का अगर 4s वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये क्या बन जाएगा? 3d10। सो ये है कॉपर 1 पॉजिटिव। कॉपर 1 पॉजिटिव इज 3d10। ये तो 3d10 हो ही नहीं सकता, यही हो सकता है, पर कब होगा? जब 4s वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, क्योंकि इसमें 4s नहीं दे रखा। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखें बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पुत्र, क्वेश्चन नंबर 7 कहता, ध्यान से सुनना, एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर हाफ। एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर हाफ एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। मैग्नेटिक क्वांटम -1, ये कौन से ऑर्बिटल में नहीं हो सकता? ये कौन से ऑर्बिटल में नहीं हो सकता? s प्लस हाफ तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन m-1 कहां नहीं हो सकता? ध्यान से सुनो, s के लिए फॉर s याद करो, फॉर s l इज 0 m इज 0। s में l 0 होता है, m सिर्फ 0 हो सकता है, s में m-1 नहीं हो सकता, इसलिए आंसर s होगा। क्योंकि अगर p की बात करूं उसमें l1 है, m-1 हो सकता है। अगर d की बात करूं l2 है, m क्या होगा? -2 -1, यहां भी -1 हो सकता है। f के लिए l3, m क्या होगा? -3 -2 -1, वहां भी -1 हो सकता है।
लेकिन s के लिए l 0, वहां m सिर्फ 0 होगा, -1 नहीं होगा, तो इसका आंसर s होगा। राइट, सो दिस इज 7th क्वेश्चन। नाउ सो पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप साथ साथ देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट इमिशन लाइन इन बामर सीरीज। बामर सीरीज में पहली इमिशन लाइन कहां नजर आएगी? और जो ऑब्जेक्टिव आंसर दिए वो सेंटीमीटर इनवर्स में दिए हैं, क्योंकि आंसर सारे सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखे हैं, आप पीडीएफ में देख सकते हैं, तो इसलिए उसने 1/λ पूछा है। सो 1/λ पूछ रहा है, 1/λ इज r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r हाइड्रोजन के लिए z 1 होता है। उसने कहा क्या है? बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, लाइमन बामर, बामर के लिए n1 2 और n2 क्या होगा? इससे ज्यादा। सो बामर के लिए n1 2 है, फर्स्ट लाइन के लिए n2 3, सेकंड के लिए 4, उसने फर्स्ट लाइन बोला है तो n2 इज 3। सो r 1/4 माइनस 1/9, r एलसीएम क्या आ गया? 36, 9 - 4 यानी r इंटू 5/36, इतने सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर शुड बी r 5/36 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो बच्चे हर साल लगभग मेरे से पूछते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन 9th, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे पीडीएफ में तो सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते? सुनो, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 500 ग्राम। बॉल का मास है 500 ग्राम और वेलोसिटी है 5 मीटर पर आवर। मास दिया, वेलोसिटी दी, लैम्डा निकालना है। बच्चे कहते सीधा सर लैम्डा h/mv। फिर गलती कहां करते हैं? पहली गलती, जो मास ग्राम में दिया है उसको, सॉरी मास 200 ग्राम है, क्वेश्चन में 200 ग्राम, जो मास ग्राम में दिया है उसको किलो में नहीं बदलते। सो पहला काम, यहां मास को 200/1000 यानी 0.2 किलो करो। पहली गलती यहां करते हैं। दूसरी गलती, ये वेलोसिटी मीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, यानी 5/60 × 60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, यानी 5/360 सेकंड। अब आपके पास मास भी आ गया, अब वेलोसिटी भी आ गई। अब लगा दो लैम्डा इज 3600, सॉरी लैम्डा इज h/mv। 60 × 60 इज 3600। सो लैम्डा इज h/mv। ध्यान से, ये क्वेश्चन सभी को आता होता है, लेकिन गलती क्या होती है? यूनिट ये ग्राम में दिए, h वाली वैल्यू 6.627 × 10⁻34 पुट कर देते हैं, गड़बड़ हो गई। वो एसआई सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम। सो ख्याल रखना बेटा, ध्यान रखना, कभी भी न्यूमेरिकल करने हो तो यूनिट की इज्जत जरूर करो। कभी भी न्यूमेरिकल करने हो तो यूनिट की रिस्पेक्ट जरूर करो। अगर उधर किलोग्राम है इधर भी किलोग्राम लो, अगर उधर रुपीज है इधर भी रुपीज लो, तब कंपैरिजन प्रॉपर होगा। नहीं तो मैं आम एग्जांपल देता हूं, अगर यूनिट की इज्जत ना करो ना तो चूहा बंदे से भारी होता है। मान लो एक आदमी का वेट है 70 kg, 70 kg, और चूहे का वेट है 250 ग्राम। आदमी का वेट है 70 kg, चूहे का वेट है 250 ग्राम। अगर यूनिट की इज्जत ना करो तो आदमी 70, चूहा 250, सो कौन भारा हो गया? ठीक है, सो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सो हमेशा रिस्पेक्ट द यूनिट्स। अगर यूनिट मीटर है तो उधर भी मीटर वाले लो, अगर एसआई है उधर भी एसआई लो। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चा पूछता है, ये किसी को नहीं आता होता। फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल? फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ध्यान से, 2p5 लाइक दिस, 1 2 1 2 2p5 एक स्ट्रक्चर। ये कितने पॉसिबल? दूसरा, इसकी स्पिन नीचे कर दूं, कोई रूल थोड़ा, जैसे मर्जी रख सकता हूं। तीसरा, जरूरी थोड़ा इसको अनपेड देना, इसको भी दे सकता हूं। अगर मैं अनपेड सेंटर में रखूं, क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर है, सो ये ऐसे, ये अब इसको नीचे कर दो, जरूरत है पर सेंटर पे रखना, इधर भी रख सकते हैं ना। अब अगले दो क्या है? अनपेड इधर कर दो, इसको उल्टा दो। सो 6 तरह 2p5 ठीक है, क्योंकि px में दो, py में दो, pz में एक।
पीजेड में एक ऊपर की तरफ रख सकते हैं, नीचे की तरफ, जरूर थोड़ा पीजेड को एक देना, पी एक्स को भी एक दे सकते हैं, पी वाई को भी एक दे सकते हैं। अगर तीनों भाई बहन इकट्ठे प्रेजेंट है तो मम्मी पापा की मर्जी है कि पहली ड्रेस किसको दे, दूसरी किसको दे, तीसरी किसको दे, लेकिन जिसको पहली दी है दूसरी उसको नहीं देनी। पर जब तीनों को एक ड्रेस मिल गई, अब चौथी आ रही, वो किसको देनी है, वो फिर मम्मी पापा की मर्जी है, चाहे पहले वाले को दोबारा दे या दूसरे वाले को दे या तीसरे वाले को दे। सो इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ सकता है क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर है। सो फ्लोरीन के 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ये हर बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है। आओ जी अगला क्वेश्चन। रेडियल नोड्स, बेटा रेडियल नोड होती स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड होती स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड होती अलग। एंगुलर नोड के लिए फार्मूला एल होता है। अब एस के लिए L0, पी के लिए L1, डी के लिए L2, एफ के लिए L3। प्लेनर और एंगुलर नोड हमेशा इतनी ही होंगी, लेकिन रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड का फार्मूला है रेडियल नोड इज n-l-1। अब किसकी पूछी है, कहता है रेडियल नोड निकालो 3s और 2p की। पहले 3s रेडियल नोड, n कितना 3, n-l-1 n कितना 3, s के लिए l कितना होता है 0 -1, यानी 3s में रेडियल नोड होगी 2। अगला है 2p है ना क्वेश्चन में, 2p लगाओ जरा, n-l-1 n2, p के लिए l कितना 1 -1 0। सो 3s में 2 रेडियल नोड हैं, 2p में कोई रेडियल नोड नहीं है, स्फेरिकल नोड नहीं है। प्लेनर और एंगुलर नोड पूछा तो इतनी होती हैं। ये कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं जिसमें इनमें से कोई क्वेश्चन ना आए, चाहे एंगुलर नोड पूछेगा चाहे स्फेरिकल नोड पूछेगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक मास 19, मास 19 है और एटॉमिक नंबर 9 है। पुत्र एटॉमिक नंबर 9 क्या होता है 1s2 2s2 2p5 रफली। एटॉमिक नंबर 9 है, कहता है कौन सा आयन बनाएगा, उत्तर इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा सो कौन सा आयन बनाएगा m-1। 1s2 2s2 2p5 ये कौन सा आयन बनाएगा, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए कौन सा आयन बनाएगा m-1, राइट। आगे सुनो। सो ये 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x। अगर पहले ऑर्बिट की वेलोसिटी पता हो तो किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इन वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय n, अगर हाइड्रोजन है, नहीं तो z से मल्टीप्लाई करना है। सो कहता हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी x है, तीसरी ऑर्बिट में कितनी होगी, सो वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट इज वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय 3, आंसर आएगा x/3। फोर्थ में कितनी होगी x/4। अगर हाइड्रोजन का हीलियम पूछता तो z से मल्टीप्लाई भी कर देना था। सो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 14 ध्यान से, एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखी है, लैम्डा निकालना है। यार क्या है एनर्जी, पर ध्यान से, एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखी, बस यूनिट देखो जाउल पर एटम एक एटम की, यानी एनर्जी इज NhC/लैम्डा। एनर्जी दे रखी है कितनी 3.03 इंटू 10⁻19 दे रखी है, क्योंकि पर एटम वैल्यू है N1 H 6.627 इंटू 10⁻34 C 3 इंटू 10⁸ लैम्डा। लैम्डा निकाल लो, ये आपका लैम्डा मीटर में आएगा। रिमेंबर ये लैम्डा आएगा, जितना भी आ गया लैम्डा इतने मीटर आ गया। अगर क्वेश्चन में हो नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, ध्यान से, ये मीटर में आंसर आया। अगर क्वेश्चन हो नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, बेटा 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर और 1 मीटर में 10⁻+9 नैनोमीटर, 1 मीटर में 10⁻+9 नैनोमीटर। सो अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, दिस इंटू 10⁻9 इतने नैनोमीटर। इज इट ओके? सो क्वेश्चन में पूछा वो नैनोमीटर में निकालो। अगर मीटर को नैनोमीटर में बदलना हो तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बड़ी पेशेंस से सुनना होगा आपको, काफी क्वेश्चन है।
लेकिन ये सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे से बच्चे बार बार पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी एक इलेक्ट्रॉन की, ये तो सिंपल है। वेलोसिटी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 12, वेलोसिटी बेटा इतनी दे रखी है 1.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, बस ये बढ़िया, मीटर मीन आसान। लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज h/mv। h आपको मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में, ठीक है, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है 1.2। कर लोगे सॉल्व बेटा, हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब 16 क्वेश्चन ध्यान से सुने, ये तो सिंपल है। एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अब आपको मालूम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी, ठीक है। एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ऑर्बिटल एनर्जी डिक्रीजेस, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ऑर्बिटल एनर्जी कम होगी, इट डिक्रीजेस, विल फॉल, आंसर इज विल फॉल, ऑर्बिटल एनर्जी कम होगी, क्योंकि जितना चार्ज बढ़ेगा ज्यादा खींचेगा, जितनी अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी, सो एनर्जी विल फॉल, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, नाउ आई हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 17। सुनो, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी? सेकंड एक्साइटेड मींस जैसे हाइड्रोजन पहले लेवल में इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट एक्साइटेड मींस दूसरे लेवल में इलेक्ट्रॉन, सेकंड एक्साइटेड मींस तीसरे लेवल में इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट इज एनर्जी इन फर्स्ट ओवर n स्क्वायर, एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ओवर n स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6 है ओवर n स्क्वायर 3 द स्क्वायर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एक्साइट मींस दूसरे में चला गया, सेकंड मींस तीसरे में चला गया, सो तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय n द स्क्वायर, यानी 13.6 ओवर 9। आंसर इज 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 अप्रोक्सीमेटली। देखो है कोई आंसर 1.5 के करीब, वही आंसर होगा 1.51, दैट्स ऑल। आओ बेटा अगला क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, सिंपल। रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करता है? हमने बताया रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करनी चाहिए, इट फॉलो ए स्पाइरल पाथ लाइक दिस। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फॉलो अ स्पाइरल पाथ, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से बस पीडीएफ में देखे जाए 20 क्वेश्चन। एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट दे रखी है, गोली मारो, आपको एनर्जी मालूम तो है। एनर्जी का फार्मूला था 1312 ओवर n स्क्वायर। कहता सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी इतनी है 328 है, मैंने क्या लेना। कहता फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट इज एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय 4 स्क्वायर, क्यों किलो जूल में है, 1312 ओवर 4 द स्क्वायर, 1312 ओवर 16, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी एनर्जी नेगेटिव होती है, उसने नेगेटिव नहीं दिया, हमने भी नहीं लिखा। सो एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट इज एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, आपको मालूम है 1312 होती है, डिवाइड बाय 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ठीक है। क्योंकि एनर्जी नेगेटिव होती है, आंसर में नेगेटिव लगा देना बस, लाइक दिस, राइट। 1312 ओवर 16, देखो कितना आंसर आएगा, मेरे ख्याल से 82 शायद आएगा, जब चेक कर लेना 82 आएगा मेरे को लगता है, ठीक है जी, हाँ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डी ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बेटा जब एसपीडी वैसे एंगुलर मोमेंटम दिया हो तो फार्मूला होता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr इज nh/2π। पहले ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम 1h/2π, दूसरे में 2h/2π, लेकिन अगर 1s 2s 2p 3d ऐसा दिया हो फिर एंगुलर मोमेंटम नहीं होता, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसका फार्मूला होता है √L × L+1 h/2π। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? कहता डी में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बेटा देखो डी के लिए एल क्या होता है, मैंने बताया था, एस के लिए L0, P के लिए L1, डी के लिए L2, यहां L2 पुट कर दो। सो √2 × 2+1 h/2π, यानी √6 h/2π। सॉल्व कर लो इसको, इट इज √6 h/2π, ठीक है।
H/2 को H क्रॉस भी बोल सकते हैं। दिस इज आंसर √6 H/2। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी लगभग ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से बेटा, क्वेश्चन 22, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन विद डाइवेलेंट, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एटॉमिक नंबर 25। बेटा मैंने आयन के बारे में बार बार बताता हूं, कभी भी आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो पहले सिंपल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल देने, पहले 25 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर इसका आयन बनाओ। 25 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 और 3d5 4s2। अब ये वाला डाइवेलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 भेज दो, क्या बन जाएगा? 2 भेज दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 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 d5 ऑर्बिटल, पांचों को एक इलेक्ट्रॉन। बेटा इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? √n × n+2 इतने बोहर मैग्नेटॉन, यानी √5 × 5+2 यानी √35। √35 यानी 6 से मामूली कम। आंसर 6 से कुछ कम होगा, 5.9 समथिंग आंसर आएगा। इसका आंसर 5.9 समथिंग आएगा। एग्जैक्ट आंसर इज 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। उसने बोला 25 अगर डाइवेलेंट हो, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। कहता अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? तो मैंने देखा इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट होती है √n × n+2, √n × n+2 इतने बोहर मैग्नेटॉन। सो 5 × 5+2 यानी 5 × 7 यानी √35। ठीक है बच्चे, शाबाश। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। अब 23rd क्वेश्चन न्यूमेरिकली सिंपल है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या शो कर रहा है? बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है? एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा है, यहां से यहां जंप कर रहा है, हर लेवल एनर्जी फिक्स है। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है कि हर लेवल की एनर्जी फिक्स है, इसलिए लाइन नजर आ रही है। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। ठीक है जी, सो इसमें एनर्जी लेवल इज क्वांटाइज्ड। अब 24th क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन 24 देखिए जरा। कहता इलेक्ट्रॉन ढूंढने मैक्सिमम, अगर n4 हो और ml, ध्यान से ml+1 हो। बच्चे गलती खा जाते, ml मींस l+1 मींस 1, l1 मींस p। m4 है, जब ml+1 लिखता बच्चा सोचता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसने l लिखा, l यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ये l है, l1 मींस p। तो पुत्र p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सारी दुनिया जानती है p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, राइट। सो आगे आ जाओ 25th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? ध्यान से सुने, 25th क्वेश्चन कहता है एक एलिमेंट है, उसका M2 पॉजिटिव, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 3d8। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? पहले 3d8 तक पहुंचो, 3d8 तक पहुंचो जनरल में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 और 3d8 4s2। क्या बोला? कॉन्फ़िगर 3d8 है, तो 3d8 4s2 होता है। डाई पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो s वाले बाहर निकले, s वाले बाहर निकले, तभी ऐसा बना। ये डाई पॉजिटिव कैसे बना? जब s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अगर ना लूज करता तो क्या एटॉमिक नंबर होता? गिन लो, 2 4 6 10 12 18 20 और 8 28। ध्यान से गिन लो, 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 10, चाहे ये सेट गिन लो चाहे जेड गिन लो, 28। एटॉमिक नंबर इज 28। 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, वो कौन से जाने थे? s वाले जाने थे, क्योंकि 4s और 3d में 4s ही पहले भरता है और 4s ही पहले खाली होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखें, कितनी लाइन नजर आएंगी, कितनी लाइन नजर आएंगी हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन 5th लेवल से छलांग लगा रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन 5th लेवल से छलांग लगा रहा है तो याद रखो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं n × n-1/2।
क्योंकि फिफ्थ लेवल से आ रहा है 5 इंटू 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2, 10 लाइन्स। अगर पांचवें शेल से इलेक्ट्रॉन छलांग मारेंगे हाइड्रोजन में तो कितनी ज्यादा से ज्यादा लाइन नजर आएंगी? 10, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ध्यान से, 27th वेव नंबर ऑफ फोर्थ लाइन इन बामर सीरीज, चौथी लाइन बामर सीरीज की। बेटा बामर सीरीज लाइमन बामर यानी n1 2 है, n2 क्या होगा? इससे बड़ा। पहली लाइन के लिए 3, दूसरी के लिए 4, तीसरी के लिए 5 और चौथी लाइन के लिए 6। सो n2 क्या हो गया? 6। वेव नंबर निकालना है 1/λ, ये निकालना है हमने, ये निकालना है इज r z² 1/n1² माइनस, निकालोगे 109677 1² 1/2 माइनस 1/, इज इट ओके? कर लोगे? यही निकालना, बस खत्म। नाउ पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं कुछ बात करूंगा, ठीक है? जल्दी छोड़ूंगा नहीं आपको। पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से। हां, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट यानी n4 है और लैम्डा है 4 एंगस्ट्रॉम। सिंपल। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन फोर्थ ऑर्बिट इज 4 एंगस्ट्रॉम, यानी n4 है, लैम्डा 4 है। कहता सर्कमफ्रेंस क्या होता है? बेटा सर्कमफ्रेंस इज n लैम्डा। आपको मालूम तो है 2 पाई r इज n लैम्डा। सो सर्कमफ्रेंस इज n लैम्डा। n क्या है? 4, लैम्डा क्या 4, इट इज 16 एंगस्ट्रॉम आंसर। n waves formed in nth orbit, ठीक है? सो n लैम्डा, सर्कमफ्रेंस इज n लैम्डा, आंसर इज 16 एंगस्ट्रॉम। ये तो हो गए पीडीएफ वाले क्वेश्चन। इसके अलावा जो क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 7 8 10 क्वेश्चन, सिंपल सिंपल, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले लेक्चर में इससे बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? ध्यान से। एक क्वेश्चन आम आता है, इन बोहर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन थर्ड लाइन फ्रॉम रेड, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड, इसमें n1 कितना और n2 कितना है? बेटा थर्ड लाइन फ्रॉम रेड यानी थर्ड लाइन इन द विजिबल रीजन। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड मींस थर्ड लाइन इन द विजिबल रीजन, यानी बामर सीरीज। सो बामर सीरीज में n1 क्या होता है? 2, थर्ड लाइन है। पहली लाइन के लिए n2 3, दूसरी के लिए 4, तीसरी के लिए 5। सो n2 इज 5। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड। ये क्वेश्चन सीधा बोल रहा हूं, आपको समझ भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? याद रखो, इन nth शेल देयर आर, याद करो, देयर आर n सब शेल्स, n² ऑर्बिटल एंड 2n² इलेक्ट्रॉन। उसने ऑर्बिटल पूछे हैं। चौथे शेल में कितने ऑर्बिटल? 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता 32 आने थे। चौथे शेल में 16 ऑर्बिटल हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है ट्रांजिशन सेम है, अलग अलग केस में अलग अलग एटम ले रखे हैं, ट्रांजिशन सेम है, यानी n1 n2 सेम है। ट्रांजिशन मींस n1 n2 सेम है। कहता किसकी वेवलेंथ कम होगी? जरा फार्मूला लिखो, 1/λ इज rz² 1/n1² माइनस 1/n2²। उसने बोल दिया ये सेम है। अब z भी सेम रहना, r भी सेम रहना, ये सेम है, r भी कांस्टेंट है। तो कहता किसका लैम्डा कम होगा? जिसका z ज्यादा होगा। सो लैम्डा किसका कम? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। अब मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, कौन कौन सी? लिथियम 2 पॉजिटिव, हीलियम 1 पॉजिटिव, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन पॉजिटिव। क्वेश्चन पूछा किसकी वेवलेंथ कम होगी? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। सो इसका एटॉमिक नंबर 1 1 2 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम होगी। राइट? अगला क्वेश्चन बेटा, अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर n4 हो, क्वेश्चन इकट्ठा है, कितने इलेक्ट्रॉन? अगर n4 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन? अगर n4 और l2 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन? अगर n4 l2 m-2 हो फिर कितने इलेक्ट्रॉन? अगर n4 l2 m-2 और स्पिन +½ हो फिर कितने इलेक्ट्रॉन? समझ गए? अगर n4 है तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2n² 32। अगर n4 है l2 है, अब भूल जाओ कि n4 था, क्योंकि l2 है। l2 में कितने इलेक्ट्रॉन? l2 होता है d में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन।
नहीं तो 4l+2। अगर n 4 है, l की वैल्यू दे दी, n खत्म हो गया। अब l दिया हुआ है, L2 यानी d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर आगे m भी दे दिया, ये भी खत्म हो गया। m मींस n ऑर्बिटल, m -2 मींस कोई ऑर्बिटल, और किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर यहां छोड़ देता 16 आने थे, यहां छोड़ देता 10 आने थे, लेकिन वो एक ऑर्बिटल तक आ गया। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब ये देखो n4 मैंने 32 लिखने थे इलेक्ट्रॉन, पर आगे l दे दिया 2, मैं कहा d 10 इलेक्ट्रॉन, पर आगे ऑर्बिटल दे दिया, मैं कहा इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पर उसने इलेक्ट्रॉन ही दे दिया, तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मेरी बात क्लियर? लास्ट इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता सब कुछ। आगे आओ बेटा, एक और क्वेश्चन है। n4 है और m-2 है, m-2, n4 m-2, कितने सबशेल? कितने सबशेल में n4 भी होगा, m-2 भी होगा? बेटा n4 हो तो l क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, ये सारे सबशेल हैं, लेकिन l 0 तो m क्या होगा? 0, ये सबशेल तो नहीं आएगा। m1 होगा तो l क्या होगा? -1, 0, +1, इसमें भी सबशेल नहीं आ रहा, ये सारे सबशेल हैं। 2 में m क्या होगा? -2, -1, 0, +1, +2, ये है। अगर l3 हो तो m क्या होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, इसमें भी -2 आ रहा है। सो n4 हो और m-2 हो, ये कितने सबशेल में आ रहा है? इसमें और इसमें, 2 में आ रहा है। आंसर इज 2। ना ये s में आएगा ना p में आएगा, ये आएगा d और f में सिर्फ। राइट? सो दोनों कंडीशन पूरी होनी, इन सभी में n4 भी है और m-2 भी है। राइट? अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कहता एक लाइट है जिसका वेव नंबर, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, मैंने नंबर निकालना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर x, वेव नंबर x है और एनर्जी जो है 1 जूल है। वेव नंबर x है, नंबर निकालना है। आपको मालूम है E इज NhC/λ, नंबर निकालना है। एनर्जी 1 है, नंबर निकालना है, इंटू h इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट x, वेलोसिटी ऑफ लाइट c/λ क्या है? 1/λ क्या है? 1/λ। इसको ऐसे लिखता हूं मैं, ध्यान से, E इज इक्वल टू NhC/λ और E इज इक्वल टू NhC इंटू 1/λ, ऐसे लिख सकता हूं। निकालना मैंने n है, तो देखें जरा, E है 1 इज इक्वल टू n निकालना है, इंटू h इंटू c इंटू 1/λ इज x। सो व्हाट इज नंबर ऑफ फोटोन? n इज 1/hcx या hcx पावर -1। इज इट ओके? क्योंकि वेव नंबर 1/λ दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आमतौर पे हम डालते हैं। ध्यान से अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट पॉइंट, ये जरा ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। एक ये फोटो बना रखी है नंबर ऑफ वेव्स की, एक ये फोटो बना रखी है सेम, यहां तक की, यहां तक से लगभग सेम, यहां तक की। क्या तो दोनों वेव्स हैं, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या क्या डिफरेंट होगा? क्या क्या डिफरेंट होगा? क्या दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी? क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी? क्या डिफरेंट होगा? देखो बेटा, जगह उतनी है, इसमें वेव्स अलग है, इसमें ज्यादा वेव, इसमें कम वेव है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव। ठीक है? सो इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड ज्यादा निकल रही है, फ्रीक्वेंसी अलग होगी। फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इनकी एनर्जी अलग होगी, एनर्जी अलग होगी, इनकी वेवलेंथ अलग होगी। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग है, एनर्जी भी अलग है, वेवलेंथ भी अलग है, वेलोसिटी अलग नहीं है। राइट? तीन चीजें अलग है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अगला पॉइंट खत्म करने वाला हूं, लास्ट 2 पॉइंट सिंपल से। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कई बार 4 अलग अलग वेट दे रखे होते हैं, किसमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है? क्योंकि आपको मालूम है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, सबसे हल्के के लिए। सो हेजनबर्ग सबसे ज्यादा एप्लीकेबल उस चीज के लिए होगा जिसका वेट सबसे कम हो। मेरा पॉइंट क्लियर? अगर 4 वैल्यू दे रखी है, जिसका वेट सबसे कम है, हेजनबर्ग उसमें सबसे बढ़िया अप्लाई होगा, याद रखना। अब लास्ट क्वेश्चन आम आता है कि कौन सा रिलेशन है
जो प्रूव कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल भी है। कौन सा फार्मूला प्रूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन वेव भी है और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल भी है? तो उसका आंसर है, ये भी आम आता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, SC ओवर लैम्डा। लाइट भी आ गई और पैकेट भी आ गया। सो ये रिलेशन कहता है कि वेव भी है और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल भी है। राइट, थैंक यू बेटा। ये फर्स्ट पार्ट है, अगले पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।